हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मज़े में, आनंद में, खूब आनंद के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। और क्योंकि टॉपिक ही हमारा ऐसा है, हमने इतिहास की चर्चा की थी कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार से इतिहास बनता है, इतिहास कितने शब्दों के मेल से मिलकर के बना है। तो हमने उसी कड़ी में बात करी कि इति, ह और आस। इति का मतलब इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में या निश्चय ही, आस का मतलब किसी घटना का घटित होना। तो इस प्रकार निश्चय ही या वास्तव में किसी घटना का घटित होना हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और फिर हमने इसमें चर्चा करी कि इतिहास के लिए कौन कौन सी चीजें होना अनिवार्य है, कौन कौन सी घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। तो वही वाली बात, कौन सी वाली? वही वाली कि जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। आगे बात समझे? और जिसके साक्ष्य और जिसमें क्रमबद्धता हो, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो यही चीजें मिलकर के क्या बनता है? हमारा इतिहास बनता है। अब इसी इतिहास में यदि हम परिभाषा की बात करें तो देखो, याद रखना, परिभाषाएं अपने आप बना लोगे ना। पहला परिभाषा तो क्या है? जैसे देखो, हम इतिहास की परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाएं, इतिहास परिभाषाएं। तो देखो क्या परिभाषा बनेगी पहली। जैसे एसएससी जीडी का यदि आप पेपर उठा करके देखेंगे ना, एसएससी जीडी 2016 का, तो एसएससी जीडी के 2016 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था। 2015 या 2016 का पेपर जहां तक है, आप देखिएगा एक बार, उसमें ये प्रश्न आपको वैसे मिलेगा। प्रश्न ये पूछा था कि इतिहास है। प्रश्न क्या पूछा था? इतिहास है। प्रश्न क्या है था? इतिहास है। बस इतना ही लाइन। और फिर क्या देखो, उसकी परिभाषाएं देखिए कौन कौन सी परिभाषाएं थी, सारी लिख रहा हूं। कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का, आप लोग भी मेरे साथ में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। नंबर बी, बी में क्या था? बी में था कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये बी में लिखा हुआ था। फिर नंबर सी में क्या लिखा हुआ था? नंबर सी में लिखा हुआ था अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, जिसके साक्ष्य मौजूद हो, साक्ष्य मौजूद हो। ये सी में लिखा हुआ था। और नंबर डी, डी भी बता देता हूं आपको मैं, कि अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो,
आगे बात समझ में क्लियर है। अब यहाँ पर ये चार परिभाषाएं देखो आप, प्रश्न क्या है था कि इतिहास है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, और अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो। अब इस स्थिति में आप कौन सा उत्तर देंगे, जल्दी से बताना मुझे, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा उत्तर सही है? अतीत की घटनाएं हैं या क्रमबद्ध अध्ययन है या जिसके साक्ष्य मौजूद हैं या जिसके साक्ष्य मौजूद है और वर्तमान के साथ में हम बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो कौन सी परिभाषा आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सी सटीक बैठती है? अब यहां ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि हमने तो आज तक एक ही चीज पढ़ी है ना, क्या कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन। लेकिन अब जब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है इतिहास में, तो हमने देखो क्रमबद्धता की बात की, हमने साक्ष्य की भी बात करी। अब यहाँ पर चौथी में थोड़ा सा इसका मतलब वर्तमान शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? वर्तमान। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर वर्तमान को इतिहास कह सकते हैं? क्या वर्तमान को इतिहास कह सकते हैं? यस, वर्तमान को इतिहास कह सकते हैं। किस रूप में, कैसे, अभी हम बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि इस तरीके का आपके लिए प्रश्न आ जाए और ये सेम चार ऑप्शन आपको मिल जाए, तो इस स्थिति में एग्जामिनर क्या चाहता है? देखो परिभाषाएं तो चारों की चारों सही है, परिभाषाएं तो चारों की चारों परिभाषाएं सही है, लेकिन इस स्थिति में एग्जामिनर आपके जो है मानसिक स्थिति को चेक करता है। और मानसिक स्थिति को कैसे चेक करता है? कि कौन सा सबसे ज्यादा सटीक उत्तर होगा, कौन सा सबसे ज्यादा सटीक उत्तर होगा। तो इस स्थिति में आपका सबसे जो ज्यादा सटीक उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 4 नंबर। कौन सा होगा? 4 नंबर। क्यों, कैसे? अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर वर्तमान को इतिहास कैसे कहेंगे? अभी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, लेकिन आप अभी तक इतना दिमाग में याद रखना कि ये चारों की चारों परिभाषाएं इतिहास के संदर्भ में हम लोग सही मान सकते हैं। चारों परिभाषाएं यदि एक साथ आ जाए तो सर्वाधिक जो होगी वो सबसे एग्जैक्ट जो ठीक होगी वो कौन सी होगी? आपकी डी वाली। कौन सी होगी? डी वाली। बात क्लियर हो गई? अब डी वाली में वर्तमान शब्द आया, कैसे? अभी इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इतिहास के वर्गीकरण की, इतिहास का वर्गीकरण। तो चौथी परिभाषा भी आप दिमाग में रखना, उसी को यहीं पर मैं आप वर्गीकरण में समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि इतिहास के कितने भाग है, इतिहास के कितने भाग है, तो इतिहास को जो है हम लोग 3 भागों में रख सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम इतिहास को रख सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं उसको ध्यान से समझिएगा, जीवन में रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। देखो मान लो कि इतिहास नाम का एक व्यक्ति था। भाई माना कि इतिहास नाम का एक व्यक्ति था, मानने में क्या जा रहा है? जब मैथ्स में हम मान सकते हैं तो हिस्ट्री में भी तो मान सकते हैं। मैथ्स में माना कि राम के पास 100 रुपये था, है? राम के पास चाहे ढेमकी नहीं हो, है? कन्ने को नहीं अगद का बीज रांडियो खेला आखा तेज, कुछ भी नहीं है वो पास में, तो ऐसे मान लिया ना 100 रुपए है। तो मान लो इतिहास नाम का एक व्यक्ति था, इस इतिहास नाम के व्यक्ति के घर में एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। देखो ठीक है, आ गई बात समझ में? और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो देखो समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीजें आप लोगों को। मान लो कि इसने इस बच्चे का नाम लिखा राम, नाम रखा राम, ठीक है। ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, और बड़ा होने के बाद में इतना बड़ा हो जाता, देखो कितना बड़ा हो जाता है, ये इतना सा बड़ा हो जाता है ना। और ये जैसे ही इतना बड़ा होता ना, तो कुछ शैतानियां करना प्रारंभ करता है, आस पड़ोस के घर वालों को परेशान करना शुरू करता है, ठीक है ना। आज पड़ोसियों को परेशान करता है, घर वालों को परेशान करता है। तो नाम तो राम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन जैसे ही परेशान करना प्रारंभ करता है, तो उसी समय क्या है,
पड़ोसी इसका नाम बदल देते हैं, पड़ोसी इसका नाम बदलते हैं, यस और नो? भाई नाम तो राम था, लेकिन नाम क्या रख दिया? रामुडो, रामुडा या रामुडो, तुकारा लग जाता है। मेरे कहने का मतलब ये समझो। और जैसे ही राम से रामुडा बना तो पिताजी ने, किसने? पिताजी ने, आप लोगों को पता होगा कि पिताजी ने इनको क्या, कहाँ भेज दिया? स्कूल भेज दिया। पिताजी ने कहाँ भेज दिया इनको? स्कूल भेज दिया। अरे तू घर पे तो काम का ही आदमी नहीं है क्या? बस ये दिमाग में रखना कि कहाँ भेज दिया? स्कूल भेज दिया। और अब देखो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले तो ध्यान से सुनना, जब ये राम पैदा हुआ था तब क्या इसे किसी भी प्रकार का नॉलेज था क्या? किसी भी प्रकार का ज्ञान था क्या? क्या इसको लिखना आता क्या था क्या? क्या इसको पढ़ना आता था क्या? नहीं भाई, पैदा ही हुआ है तो पैदा होते हुए ही व्यक्ति को, जैसे है जब कोई व्यक्ति पैदा ही हुआ है तो क्या उसको लिखना आएगा? नहीं, संभव ही नहीं है, अबोध है, वो तो बालक है बिल्कुल छोटा सा। तो इसने, राम ने कुछ लिखा क्या? राम ने लिखा क्या? नहीं लिखा, बिल्कुल ही नहीं लिखा। तो जब लिखा ही नहीं तो पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। व्यक्ति पहले लिखना सीखता है या पढ़ना? भाई पहले लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है। आ गई बात समझ? लेकिन जैसे ही आस पड़ोस वाले लोगों ने इसका नाम बिगाड़ दिया, देखो तुकारा लग गया, क्योंकि शैतानियां करने लग गया था। पिताजी ने इसको कहाँ भेज दिया? स्कूल में भेजेंगे पिताजी। आप अपने जीवन का बचपन का समय याद कीजिएगा, जब पिताजी आपको जो है, आप जब थोड़ी सी शैतानियां करते थे तो मम्मी को बोलते थे कि अरे भाई इसको स्कूल भेजो ताकि पूरे दिन कम से कम शांति से रहें, कुछ तो वहां स्कूल में रहेगा, कुछ सीखेगा भी, पढ़ भी लेगा, कुछ लिख पढ़ लेगा, बोलते हैं ना, कुछ लिख पढ़ लेगा। और हमारा भी जो है पीछा छूटे 5-6 घंटे के लिए कि वहां स्कूल जाएगा। तो देखो रामुड़ो को कहाँ भेजा, रामुड़े को कहाँ भेजा? स्कूल भेजा। तो सबसे पहले गुरुजी ने उसको क्या करवाया? लिखना सिखवाया। आप अपने जीवन के वो दिन याद करिएगा जब आपने बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के, गुरुजी ने ऐसे सुंदर सा क्या बना करके दिया था और आपने इसकी शक्ल चेंज कर दी होगी, कभी कभी यूं बनाया होगा, कभी यूं बना दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा, याद है ना वो दिन? तो सबसे पहले गुरुजी ने क्या करना सिखाया? लिखना सिखाया था। लेकिन एक दिन की बात है, ये रामुड़ा जब घर पे आया है ना, तो गुरुजी, यहाँ पिताजी बैठे थे, पिताजी ने हाथ में पत्र लेकर के, है ना, लेटर लेकर के बैठे थे, जांच रहे थे कुछ। और इधर से आ गया ये बेचारा जीव, कौन? रामुड़ा। और आते ही पिताजी ने कहा, रामुड़ा इधर आ, रामुड़ा इधर आ, ये पढ़ के सुनाना मुझे, स्कूल जा रहा मैं देख रहा हूँ कितना आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, पिताजी ने पूछा होगा, ले ये पढ़ के सुना। हम पढ़ पाते थे क्या? एक तो पिताजी में वैसे ही राक्षस दिखते थे बचपन में, है ना, और वैसे ही पिताजी सामने आ जाते थे पसीना आ जाता था। आजकल तो पिताजी बेचारे जीव पहले वाले पिताजियों की तुलना में थोड़े ठीक हो गए। पहले वाले पिताजी तो बड़े भयानक होते थे, खतरनाक होते थे, है ना। जूता आता था लगभग 160 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। वो तो ठीक है, माँ होती थी बचाने के लिए, बाकी नहीं तो हालत खराब ही थी। खैर, तो इसको देखो पढ़वाएंगे, आपको भी पढ़वाया होगा, तो क्या आपको पढ़ना आया क्या? नहीं पढ़ना यार। जैसे नहीं पढ़ना यार, पिताजी ने धमकी पीछे से बचीड़ मारा और उसके दिन बाद में हमने पढ़ना सीख लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, लिखा इसने, लेकिन पिताजी ने जब पढ़ाया तो इसने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, इसने नहीं पढ़ा। आगे बात समझ में? और लेकिन पिताजी ने जब लगाई पीछे कान के पीछे, तो हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि जाकर के हम जो है यहाँ इधर इतना पढ़ा कि हम लोग जो है नौकरी लग जाती है हमारी, है ना। क्या लग जाती है? नौकरी। मार सा बन गया, गुरुजी बन गया, कहीं बन गया, गुरुजी बन गए सब, ठीक है ना। देखो 3 स्थितियां हो गई। अब क्या इसको रामुडो थोड़ी बोलेंगे भाई, सफल हो गया आदमी। तो जैसे आदमी सफल होता है ना तो जी लग जाता है। क्या लग जाता है? जी लग जाता है। तो ये क्या बन गए? राम जी बन गए। ये लो साहब, बातें समझ रहे हो? लेकिन राम जी कब बने? जब इन्होंने लिखा, जब इन्होंने क्या करा? लिखा। जब इन्होंने लिखा, जब इन्होंने पढ़ा, तब जाकर ये क्या बने? राम जी बने। क्या बने? राम जी। नौकरी लगी तब इनके नाम के पीछे क्या लगा है? जी का रमन। बात समझ में आई क्या?
मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, कि व्यक्ति तो एक ही था लेकिन अलग अलग समय में। देखो व्यक्ति तो राम ही पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे जैसे इसका विकास हुआ, उसी प्रकार से इसके नामकरण जो है, इसका नाम परिवर्तित होते गया। राम, रामुडू और राम जी, 3 नाम हो गए ना। तो इतिहास था तो एक ही, लेकिन इस इतिहास को व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, कि ये इसका इतिहास का बचपन था, ये इसकी बीच की वाली स्थिति आई, और ये लास्ट में अभी जवानी में चल रहा है, बाद में बुढ़ापा भी आएगा। आगे बात समझ। तो इतिहास था तो एक ही चीज, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से इस इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कैसे विभाजित कर दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर राम की जगह आप शब्द याद रखेंगे क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या शब्द याद रखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। राम की जगह शब्द याद क्या रखेंगे, प्राग या प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। आगे बात समझ में। पहला जो काल है, राम की जगह क्या याद रखेंगे आप, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2, यहां नंबर 2 पे आपको याद रखना कि आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 आपको, जहां पर राम जी हमने लिखा है, यहां पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यहां पर आपको नाम याद रखना है ऐतिहासिक। क्या याद रखेंगे, ऐतिहासिक। कौन सा काल, ऐतिहासिक काल। इसी को हमने बोल दिया आधुनिक। क्या बोल दिया, आधुनिक। और इसी को हमने बोल दिया क्या, वर्तमान। इसी को हमने क्या बोल दिया, वर्तमान। आगे बात समझ में। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। देखो कौन कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या होगी, बताओ। प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या होगी, कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। छोटा सा बच्चा था, समझ में आता ही नहीं था, है ना। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है, वह काल कौन सा कहलाया दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल। कल जब हमने बात की थी, कल जब हमने चर्चा की थी किसकी, हमने बात करी थी साक्ष्यों की। किसकी, तब देखो याद रखना, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से सुनो भाई। देखो हमने साक्ष्यों की बात करी थी ना, तब हमने साक्ष्यों के कितने प्रकार बताए थे। एक हमने साक्ष्य बात करा था पुरातात्विक, याद है ना आप लोगों को। पहला हमने साक्ष्य बात करी थी किसकी, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हमने बात करी थी साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा किसका, साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा हमने बात करी थी विदेशी विवरण की। किसकी बात करी थी हमने, विदेशी विवरण की। आगे ना बात समझ में। अब इसका मतलब देखो, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो साहित्य में भी हमने लिखा और विदेशी में भी लिखा। तो साक्ष्य केवल और केवल कौन सा साक्ष्य बचा, पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो अब यहां से घूम करके प्रश्न कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनो, कि वह काल जिसके केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद है। वह काल जिसके केवल और केवल कौन से साक्ष्य मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, वो काल कौन सा था, आपका प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ में आ गई ना, बस ये समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। तो इस काल के केवल और केवल क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद है। अब पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में देखो हमने कल बात करी थी ना भित्ति चित्रों की, कल हमने बात करी पाषाण पत्थरों की, है ना, पाषाण औजारों की, कल हमने बात करी पुरातात्विक में और भी कई चीजें थी, है ना।
ठीक है ना, मृद भांड हो गया, भित्ति चित्र हो गए। तो इस प्रकार के जो है पत्थरों से बने हुए औजार, इस प्रकार की चीजें मिली है इस काल के दौरान। केवल और केवल कहीं से भी कोई भी प्रकार का लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला। अगला देखो, अगला जो है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मैंने कहा इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लिखित साक्ष्य तो इसे क्या क्या है, मौजूद है, लेकिन पढ़ा क्या नहीं, पढ़ा गया, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं। आगे बात समझ में। तो अब इसकी परिभाषा कोई आपसे बनवाए तो आप क्या परिभाषा बनाओ, मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ। इसकी सीधी सीधी परिभाषा क्या बनेगी कि साहब वह काल, क्या बनोगे, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन अब तक पढ़ नहीं सके, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सा काल हो गया, आदि ऐतिहासिक। और तीसरा हमने बात करी किसकी, ऐतिहासिक, आधुनिक या वर्तमान। ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, जिनको पढ़ भी लिया गया बहुत आराम से, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन, वह काल, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु अब तक पढ़ा नहीं जा सका, अब तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। आ गई बात समझ में। अब यदि हम बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कौन सा काल ऐसा है जिसके लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं लेकिन हम उनको पढ़ ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं विशेष रूप से, तो ध्यान से सुनना, हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ना उसको आज तक पढ़ ही नहीं पाए। तो इस आद्य इतिहास काल के दौरान हम विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। इसी में हालांकि हम जो है वैदिक सभ्यता की भी बात करते हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी क्या चीज, विशेष रूप से इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या आएगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई भी व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाया। वो काल कौन सा, आदि ऐतिहासिक के काल के दौरान हम इस चीज को रखेंगे। अब देखो, ऐतिहासिक, आधुनिक या वर्तमान, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है जिनको पढ़ भी लिया गया, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा लिख जाओगे ना कि वह काल, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद है और उन्हें पढ़ लिया गया, उन्हें पढ़ लिया गया। अब यहीं से विशेष रूप से हम बात करें तो जैसे हमें वैदिक सभ्यता से हम साक्ष्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, फिर मौर्य काल के जो हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, मौर्य कालीन जो स्तूप जो है अभिलेख मिले, इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने सफलता प्राप्त की, जेम्स प्रीसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख मिला उस पर ब्राह्मी लिपि अंकित थी। इस ब्राह्मी लिपि को अंकन को पढ़ लिया गया, ठीक है। यदि हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता का जो संपूर्ण कालक्रम था इसको विंटरनीज ने निर्धारित कर दिया, वहां से जो चीजें मिली थी, है ना। हालांकि वैदिक साहित्य जो था वो वैदिक मुख के द्वारा, ठीक है ना, बाद में उनका संकलन किया गया था, है ना। हम बात करेंगे वेदों की, वेदों को क्योंकि श्रुतियां भी कहा जाता है, वेदों को क्या कहा गया, श्रुति। श्रुति का मतलब सुन करके या पढ़ करके, सुन करके जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, वेदों को श्रुति कहा गया ना, है ना। तो लेकिन बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसका क्या किया था, संकलन किया था। तो यहीं से हम बात कर सकते हैं कि वे काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है, पढ़ लिया गया है। अब यहीं पर देखो इतिहासकारों ने यहाँ पर क्या किया है ना कि भारतीय इतिहास को फिर 3 भागों में बांट दिया। कौन सा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। समझ रहे हो, एक ये हम बात करें मोटे मोटे किस रूप में, इतिहास के रूप में, लेकिन फिर आगे से भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण कालीन संस्कृति रख दी,
सिंधु घाटी सभ्यता रख दी, फिर उसमें वैदिक की बात कर ली, फिर महाजनपद की बात कर ली, जैन की बात कर ली, फिर आपको पता हो तो बौद्ध की बात कर ली, फिर मौर्यों की बात कर ली, फिर गुप्तों की बात कर ली, वर्धन वंश की बात कर ली, सुंग वंश की, पुष्यमित्र, पुष्यभूति, ये बहुत सारे वंश आए। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के इतिहास है ना, दक्षिण भारत में हम जितने भी पढ़ते हैं है ना भाई, चोल साम्राज्य था, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, है ना, गुर्जर प्रतिहार, ये सारी की सारी हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। फिर हम यदि बात करें मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है? अरबों के आक्रमण से। कहां से? अरबों के आक्रमण से। 7वीं शताब्दी से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, देवल के ऊपर, थट्टा है ना, देवल थट्टा सिंध में, तो वहां से उल्लेख मिलता है। फिर वहीं से दिल्ली सल्तनत काल पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में मुगल शासन की बात करते हैं। 1526 में मुगल शासन की स्टेब्लिशमेंट हुआ है भारत में, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं अब आधुनिक भारत के विषय की यदि बात करते हैं, तो वो फिर गड़बड़े स्टार्ट हो जाती है। गड़बड़े कैसे? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित कर दिए कि आधुनिक भारत को प्रारंभ माने कहां से। कुछ लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आधुनिक भारत, ज्यादातर जो विद्वान है वो यही मानते हैं कि जैसे ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, वहीं से आपका आधुनिक भारत वाला जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो गई। तो भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। देखो, प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें आती, मैंने आपको बताया। मध्यकालीन भारत कहां से प्रारंभ हो रहा है? आपका 712 ईस्वी से माना जाता है, अरबों के आक्रमण से, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक भारत की यदि हम बात करें, तो आधुनिक भारत औद्योगिक क्रांति को भी मानते हैं कई लोग, और कई फिर भारत में यदि आधुनिक भारत की शुरुआत यदि बात करें, तो मोटा मोटी रूप में हम लोग क्या मानते हैं कि जिस समय से यूरोपियों का आगमन हुआ है ना भाई, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, है ना, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से एक मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि इस प्रकार से आधुनिक भारत का उदय अंग्रेजों का आगमन से मान लेते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया। अब यहाँ पर हम इतिहास की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पटवारी 2015 का यदि आप पेपर उठा करके देखोगे ना, तो वहां पर एक बहुत अच्छा शानदार प्रश्न पूछा गया था। वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि प्राग ऐतिहासिक शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा। तो यहाँ पर मैं 2 चर्चाएं करने वाला हूं। 2 चर्चाएं कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। देखो, शब्द मिलता है आद्य, क्या शब्द मिलता है? और आद्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। आद्य का शाब्दिक क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना फिर से, ये लॉजिकल चीजें, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये बेसिक्स है हमारे, और हमारी नींव मजबूत होगी ना, जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही हमारा इमारत मजबूत होगी। तो ये हमें नींव मजबूत करनी है। आद्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। क्या है? प्राचीन। अब ध्यान से सुनो, जब इतिहास की अवधारणा की गई, भारतीय इतिहास जब लिखा गया ना, तो भारतीय इतिहास में यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ से ज्यादातर चीजें यहाँ से शुरू हो रही थी, ठीक है ना। इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा ना, तो थोड़ा सा प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो वो यही वाली चीजें। लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई और जिसके कारण जो है इतिहासकारों को एक और नया पाठ जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसी घटनाएं थी, क्या घटनाएं थी, उसको बात करेंगे हम। तो आद्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। अब यदि हम बात करें इसी संदर्भ में, तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि 1842 की एक घटना हुई थी। अब 1842 यदि अब देखें, तो मुझे जल्दी से बताओ कि 1842 कौन से समय में होगा? आधुनिक में होगा ना। अभी सारा वर्गीकरण बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना भाई। 1842 का जो समय होगा वो कहाँ होगा? आधुनिक भारत में। तो 1842 में कर्नाटक और कर्नाटक का रायचूर का लिंग शुगर नामक स्थान से कुछ पाषाण कालीन औजार मिले। देखो शब्द आ रहा है पाषाण, केवल मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर सारी चीजें लिखूंगा मैं आपको, है ना। पाषाण कालीन औजार मिले, पाषाण औजार मिले। और जैसे ही पाषाण औजार मिले, तो इतिहासकारों के दिमाग में एक चीज आई। क्या चीज आई? कि यार पत्थर से औजार मिले हैं, आधुनिक काल में इस समय मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पीछे के हैं, पुराने जमाने के हैं। कौन से जमाने के हैं? पुराने जमाने के। अब पुराने जमाने में हमने कहा ना कि आद्य इतिहास की बात करते थे। आद्य इतिहास में विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं?
तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या इस प्रकार के पाषाण औजारों का उल्लेख मिलता है? क्या उन्होंने अध्ययन किया? तो उन्होंने पाया कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तो शांति प्रिय लोग थे, औजारों का निर्माण करते ही नहीं थे। और दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। पता है ना, कांसा और तांबा, टिन का उपयोग करते थे। तो वो तो इस तरीके की चीजें, वहां पे पाषाण औजार थे ही नहीं। तब इतिहासकारों को लगा यार इसका मतलब ये हुआ कि पाषाण काल, सॉरी, इस आद्य ऐतिहासिक काल से पूर्व भी कोई एक काल रहा होगा। तो प्राचीन से भी प्राचीन मतलब प्राचीनतम, प्राचीन से भी प्राचीन मतलब इससे भी कोई पुराना रहा होगा। इसलिए इतिहासकारों ने एक नया शब्द जोड़ दिया। क्या शब्द जोड़ा? प्राचीनतम। क्या शब्द जोड़ा? प्राचीनतम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, प्राचीनतम। पहली बात तो ये शब्द याद रखना। अब हमने बात करी थी कि पटवार के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो पटवार वाले पेपर में ये प्राचीनतम शब्द नहीं आया, वहां पे प्राचीनतम शब्द आया ही नहीं। अब वहां पर शब्द क्या आया? वहां पर शब्द आया कि जात इतिहास से पूर्व का इतिहास। यहां तक कि हमें चीजें पता थी ना, मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि यहां तक की तो चीजें हमें क्या थी? पता थी। लेकिन इससे बाद वाली जो चीजें हुई, इससे पहले की घटनाएं, क्यों 1842 में हमें पाषाणकालीन औजार मिल रहा है, पाषाण पत्थर का बना हुआ औजार मिल रहा है। किस तरह का औजार था अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो प्राचीन से भी प्राचीन है, मतलब इतना तो हमें पता था। इसलिए यहां पर शब्द क्या मिलता है कि जात इतिहास से पूर्व का इतिहास। इसी को क्या कह दिया कि भाई जात इतिहास से पूर्व का इतिहास, जात इतिहास से मतलब आपकी भाषा में जो भी आप बोलते हैं ज्ञात, है ना, जात इतिहास से पूर्व का इतिहास। जात इतिहास से पूर्व का जो इतिहास था, पूर्व का इतिहास, इसी को क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। क्यों? क्योंकि हमें यहां से अभी अभी हमने बात की कि 1842 में कुछ औजार मिले हमें, पत्थर के बने हुए औजार, पाषाणकालीन। पाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो आ गई बात समझ में। अब यहाँ केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। देखो, अब देखो यहाँ लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उनको पढ़ा ही नहीं गया। इसके साथ में, लिखित के साथ में कौन से साक्ष्य और होंगे? पुरातात्विक भी होंगे। यहाँ से भी भाई हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली है, कुछ मंदिरों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से हमें नहीं मिलते, लेकिन वैदिक सभ्यता की भी चीजें मिली है, मृद बाण संस्कृति मिली है, मौर्य काल के मंदिर मिले हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं ना, यस और नो। तो इसके साथ में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। और लेकिन क्या चीज है? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। कैसे है भाई? 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। यहाँ तो लिखित है ही नहीं, तो केवल पुरातात्विक है। यहाँ लिखित है, लिखित के साथ में पुरातात्विक तो हर जगह होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसके भी कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं? पुरातात्विक साक्ष्य भी इसके मौजूद हैं। कौन से काल के? आधुनिक काल के भी पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये हमने मोटी मोटी बात कर ली। देखो ध्यान से सुनना। हमने बात करा इतिहास के वर्गीकरण की। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और किस आधार पर कैसे कैसे बांटा गया, ये सारी चीजें हमने कर ली। देखो, अब आपको यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। यदि कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। इतिहास जो है 3 भागों में। इतिहास के कितने भाग है? 3 भाग। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक आधुनिक या वर्तमान। हाँ, तो ये हमने बात कर ली 3 भागों की। अब आगे की बात करते हैं। देखो, अब इसको एक एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या क्या चीजें हुई, कैसे प्राग ऐतिहासिक काल हमारे सामने आया, कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तो पहली बात तो परिभाषाओं की यदि बात करें तो परिभाषा में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए। देखो, परिभाषा की हमने बात कर ली ना,
कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है ना। कैसे साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य। इसका मतलब देखो यहां से एग्जामिनर आपको घुमा करके एक बात और पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि वह काल जिसमें किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी, वह काल जिसमें किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी, कौन सा काल होगा? मुझे बताओ जल्दी से भाई। प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार की कोई भी लिपि का उद्धरण मिलता ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप? तो इसका मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार की कोई भी लिपि थी नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। अब आप बात कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों आप ध्यान देना कि प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय उद्घाटित करने का श्रेय उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनना। उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आज के बाद एक चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? एक चीज। कौन सी चीज? कि आज के बाद आपको रोज जाना है, रोज जाना है। कौन से काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले उद्घाटित करने का श्रेय, प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। मैंने कहा रोज जाना है, एक शब्द पकड़ लो, याद कर लो, ठीक है ना। आपको क्या करना है? रोज जाना है। कौन से काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज था, प्राइम रोज को जाता है। कैसे जाता है साहब? तो ध्यान से सुनिएगा कि मैंने अभी अभी बात कही ना कि 1842 में भारत का एक राज्य जिसका नाम था कर्नाटक, और कर्नाटक के रायचूर, कर्नाटक का जिला है जिसका नाम क्या है? रायचूर। रायचूर के लिंगसुगर, रायचूर के क्या? लिंगसुगर नामक ग्राम से, लिंगसुगर नामक ग्राम से पहली बार पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। पाषाण का मतलब क्या है? पाषाण का मतलब पत्थर है। पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर है। पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। आगे बात समझ में? जैसे पत्थर के तीर, पत्थर के, पाषाण का मतलब ही क्या है? पत्थर है। पत्थर के तीर, छुरे, फलक, खुरचनी इत्यादि, ये इस प्रकार की चीजें हमें मिली है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो इसलिए देखो पहली बार हमें क्या चीज है? पहली बार हमें देखो लिंगसुगर नामक ग्राम है कर्नाटक का, ठीक है ना। 1842 में यहाँ से पाषाणकालीन औजार मिले। कैसे औजार मिले? पाषाणकालीन। और पाषाण का मतलब क्या? पत्थर से बने हुए औजार। क्या? पत्थर से बने हुए औजार। जैसे जैसे अन्वेषण चलता गया, जैसे जैसे अन्वेषण चलता गया, तो देखो अलग अलग प्रकार के, कुछ इस प्रकार के औजार, यूं नुकीले जो है इस प्रकार के औजार, है ना, बड़े बड़े आकार के औजार, ऐसे औजार, इस प्रकार के औजार, इस प्रकार के औजार, ठीक है ना। इस प्रकार के पाषाण से बने हुए औजार मिले हैं, और इनका औजारों का आकार भी क्या है? बड़ा है। औजारों का आकार भी क्या है? बड़े बड़े औजारों के इस प्रकार के औजार मिले। ये इस प्रकार से औजार मिले।
ठीक है। और फिर जैसे जैसे अन्वेषण चलता गया, कुछ जो है सूक्ष्म छोटे छोटे इस प्रकार के भी औजार मिले, ठीक है। कुछ इस प्रकार के सुगठित बिल्कुल और बिल्कुल इस प्रकार के भी औजार मिले, ठीक है। अलग अलग औजार आकार के औजार मिल रहे हैं। आगे बात समझ। तो लोगों को यार अब लगा कि भाई यदि मानव ने सबसे पहले इस तरीके का औजार बना लिया होगा, मानव ने सबसे पहले यदि इस तरीके का औजार बना लिया होगा, तो क्या उसको इतने बड़े औजार और बेडोले हैं ये तो औजार सारे सारे, यस और नो, कुछ इतना बड़ा विशाल का औजार ये जो है ऐसा औजार भी मिलता है, ठीक है ना। तो कि भाई इतने बड़े बड़े यदि औजार बना, मानव सबसे पहले इतने बड़े बड़े औजारों का निर्माण, यदि उसकी समझ विकसित होती तो वो सीधे सीधे छोटे ही बना लेता, सुडोल बना लेता। ये तो देखो अनगढ़ित है, बेडोले से लग रहे हैं। आगे बात समझ। तो उसके दिमाग में आया कि यार इसका मतलब ये है कि ये इस काल के दौरान पूरा केवल और केवल पत्थर ही होंगे, केवल और केवल क्या होंगे, पत्थर ही होंगे। तो पत्थरों की औजारों की बनावट के आधार पर पहली बात तो ये उन्हें ये पता चला कि केवल और केवल ये पत्थरों का युग था। कौन सा युग था, इसी में कौन सा युग है, पत्थरों का युग। तो इसलिए इसको नाम दे दिया पाषाण काल। क्या नाम दिया, नामकरण किया, है ना। पत्थरों के औजारों के नाम, जो औजार के आधार पर जो है नाम रख दिया, पूरा का पूरा नाम रखा क्या, पाषाण काल। नाम क्या रख दिया, पूरा का पूरा नामकरण ही कर दिया, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या है आगे बात करेंगे, पत्थरों का युग, ठीक है ना। क्या रखा, पत्थरों का युग। अब किस तरीके के औजार थे वो भी देख लो। ये देखो इस तरीके के औजार दिख रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। मैंने जो थोड़ा सा प्रयास किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ आकृतियां ठीक ठाक बना दूं, लेकिन देखिए किस प्रकार के, देखो बड़े बड़े हैं, भीमकाय, विशालकाय। ये देखो ये बेडोले से लग रहे हैं आपको, है ना। अगला भाग इसका तीखा है, अगला भाग क्या है, तीखा भाग है, ठीक है ना। शिकार करने के काम में आते थे, कैसे आते थे, ये इस प्रकार के औजार मिले, देखो, ठीक है ना। पत्थरों से निर्मित है पूरे, देखो ये इस प्रकार का बिल्कुल बेडोला सा बेडोला सा बेडोला सा, है ना। आगे बात समझ में, कोई कहीं आकार नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा ये प्रयत्न किया है कि जो है इसका अगला भाग तीखा रखने का प्रयत्न किया, या फिर निचला जो भाग है, ये देखो जैसे इस औजार को देखोगे तो निचला भाग थोड़ा सा क्या है, तीखा करने का प्रयास किया है। आगे बात समझ में, ये इस प्रकार का, है ना। अभी हम बात करेंगे एक एक चीज की, क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे थी, सारी चीजें हम समझेंगे। तो इस प्रकार के ये औजार हमें प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है। तो इसी आधार पर उन्हें लगा कि यार ये तो इस काल के दौरान केवल और केवल पत्थर ही रहे होंगे, इसलिए संपूर्ण कालक्रम को नाम दे दिया क्या, पाषाण काल। क्या नाम दे दिया, पाषाण काल। ये देखो इस प्रकार के औजार, ये देखो इसका अगला भाग दिख रहा है ना, थोड़ा सा तीखा रखने का प्रयास किया, ये इधर ये थोड़ी सी इसकी धार बनाने का प्रयत्न किया है, समझ रहे हो आप। तो ये इस प्रकार के औजार बनाए गए, देखो कितने खतरनाक है ना। ये देखो एक तरीके से लग रहा है जैसे तलवार की तरह, है ना। अब इसका भाग देखो, ये पूरा का पूरा नुकीला, ये यहाँ से ये जो भाग है ये इस यहाँ से थोड़ा सा पकड़ने के लिए जो है इसको यूज कर लेते थे कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब भयावह थे, समझ रहे हो आप, चीजों को समझ रहे हो ना। यहाँ इस प्रकार के ये औजार बने हैं, देखो, है ना। ये यहाँ से भी पकड़ने के लिए कुछ थोड़ा सा खांचा हाथ में मिल जाए, है ना, जिसको पकड़ करके और आगे यूज लिया जा सके। चलिए देखो और दिखाता हूं आपको, ये इस प्रकार के कुछ औजार। ये तो आगे हम बात करेंगे नवपाषाण काल में, जब आदि मानव थोड़ा सा समझदार हो गया था। पाषाण काल को भी औजारों की बनावट के आधार पर, पाषाण काल को भी औजारों की बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। पाषाण काल को बनावट, औजारों की बनावट के आधार पर क्या है, 3 भागों में। जैसे देखो ये सबसे बड़ा औजार है, फिर उसके बाद ये, फिर देखो थोड़ा सा बनावट में चेंज हो रहा है, आकार में भी देखो परिवर्तन हो रहा है। ये सारे के सारे पत्थर के बने हुए, ये नवपाषाण कालीन है, ये सारे औजार नवपाषाण में इस तरीके के। या मध्य पाषाण काल में भी थोड़ा सा जैसे जैसे मानव की बुद्धि विकसित हुई उसी प्रकार से उसने जो है औजारों की बनावट में परिवर्तन होता गया, औजारों की बनावट में इस तरीके से परिवर्तन होता गया। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा देखो, हमने पहले देखे कितने बेडोले, ये देख लो कितना बेडोला सा, ये थोड़े से सुगठित लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं ना। आगे बात समझ। तो इस तरीके के औजारों का निर्माण किया गया था।
ये देखिए, ये फिर से पूरा पाषाण काल के औजार है ये। कौन से काल के? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण कालीन औजार है, पूरा पाषाण कालीन औजार। ये देखो इस तरीके के औजार बनाए गए, बिल्कुल बेडोले, कोई भी शेप नहीं है इनका ढंग से, जैसा था वैसे ही बना दिया। ठीक है ना, दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ये देखिए, देखो एक एक चीज में आपको, वैसे बाद में आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अभी आप देख लीजिए इसको इस तरीके के। देखो ये देखो, और मोटा करूं क्या? ठीक है, दिख रहे हैं? ये इस तरीके के औजार थे। ये देखो, दिख रहे हैं? तो कोई भी कहीं पर कोई भी शेप नहीं है, जैसे जो है जैसे समझ में आया। बस उनको एक चीज पता थी कि कहीं ना कोई एक भाग इसका तीखा रखना है, ताकि कोई जानवर आएगा तो उसके ऊपर फेंकेंगे, गिरेगा, वो उसके अंदर घुसेगा, मर जाएगा और उसको हम खा लेंगे। कच्चा ही खाते थे, जैसा मिला जिस रूप में मिले चेप लेते थे उसको। आ गई बात समझ? ये देखो, ये आपके सारे के सारे पूरा पाषाण, देखो पूरा पाषाण कालीन औजार है ना। हस्त कुठार की अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हस्त कुठार भी दिखाऊंगा कि कैसे हस्त कुठार का निर्माण किया था उसने। ठीक है, आदि मानव ने। तो ये आपके पूरा पाषाण कालीन औजार है। बात समझ में आई? क्लियर है? ये देखिए, ये नवपाषाण कालीन के औजार। नवपाषाण में देखो बुद्धि विकसित हुई है ना, मानव की क्या है, बुद्धि विकसित हुई है। देखो इसलिए देखो अब कितना बढ़िया सा लग रहा ना, देखो दांतली भी बना लिए। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? ये पत्थर से बनी हुई है, समझ रहे हो आप? किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। ये देखो इस प्रकार से है ना, तीखा बिल्कुल, ये भाले की तरह। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये इस प्रकार से देखो, कुलाड़ी में भी ये पत्थर फंसाया हुआ है, ये लकड़ी का हिस्सा होता था। और ये देखो, ये पत्थर की बनाई हुई, आगे का भाग पूरा का पूरा तीखा पत्थर है ना। और इस तरीके के देखो, है ना। ये आपके जो है खाने पीने के लिए बर्तन भी कुछ उसने मृद भांडों का निर्माण किया था नवपाषाण काल में। अभी हम बात करेंगे, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, प्रश्न है कि कौन से काल में सबसे पहले बार मृद भांड का प्रयोग किया गया। तो मृद भांड मिट्टी से बने हुए बर्तन है। मृद भांड का मतलब क्या है? मिट्टी से बने हुए बर्तन। ये देखो इस तरीके के कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? आदि मानव के द्वारा। आगे बात समझ, ये इस तरीके की चीजें जो है आपके नवपाषाण काल में आई। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। अभी हम चर्चा करेंगे पाषाण काल के भाग हैं कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। क्योंकि पाषाण काल में औजारों की बनावट के आधार पर पाषाण काल को फिर 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक को हमने क्या कहा? पाषाण काल में अलग अलग तरीके के औजार मिले। तो यहीं पर हमने बात करी क्या कि पाषाण काल को औजारों की बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। समझ रहे हो आप? ये कौन से काल के हैं? नवपाषाणिक औजार, नवपाषाणिक औजार। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये फिर से इस प्रकार के पाषाण कालीन औजार है ना। कौन से काल के हैं? पाषाण कालीन औजार। पाषाण कालीन औजार। बड़ा आकार है, बड़ा आकार है इनका। ठीक है, बहुत बड़े बड़े। फिर ये नीचे यदि हम बात करें, यहाँ पर ये मध्य पाषाणिक है। ये कौन से हैं? मध्य पाषाणिक है। ये वाले जो है 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। ये ऊपर वाले जो है ये कौन से काल के हैं? पाषाण कालीन है। कौन से काल के हैं? पाषाण कालीन। बड़ा आकार है ये। फिर जैसे जैसे आगे बातें बढ़ती गई वैसे वैसे औजारों का आकार भी क्या होता गया? छोटा होता गया। अभी बात करेंगे सारी चीजें। अभी केवल इन औजारों को देखने का, समझने का प्रयत्न करो कि किस प्रकार के औजार मिले थे। ये देखो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे पाषाण कालीन है। फिर ठीक है, इधर यदि ये आ जाओ, यहाँ पर ये वाला जो भाग है फिर ये मध्य पाषाण काल का माना जा सकता है। फिर ये इससे भी और ज्यादा छोटे, थोड़े से सुदृढ़ है ना, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वो नवपाषाण कालीन के मैंने आप लोगों को दिखा दिए।
ठीक है ना। तो ये संपूर्ण पाषाण काल के औजार, संपूर्ण पाषाणकालीन औजार, पाषाणकालीन औजार। आगे बात समझ। ये देखिए, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की। किसकी बात कर रहे हैं? पाषाण काल। भारत में कौन कौन से स्थल पाषाण कालीन है वो भी बात करेंगे, कौन कौन से मध्य पाषाण कालीन है वो भी हम बात करेंगे, और कौन कौन से नव पाषाणिक है ये भी हम बात करेंगे। और फिर एक एक चीज को, पाषाण काल को अलग पढ़ेंगे, मध्य पाषाण को अलग पढ़ेंगे, नव पाषाण को अलग पढ़ेंगे। एक एक चीज को बहुत आराम से, किस प्रकार से मानव का जन्म हुआ, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, सारी बातें पढ़ने वाले। आपका तो ध्यान केवल और केवल इधर होना चाहिए। पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। तो पत्थरों का युग क्या है? पत्थरों का युग। पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्थरों का युग। पाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाषाण मतलब पत्थर, काल का मतलब क्या है? युग, पत्थरों का युग। अगली बात समझे तो ध्यान से सुनना, पत्थरों का युग। अब ध्यान से सुनिएगा कि औजारों की बनावट के आधार पर, औजारों की बनावट के आधार पर मैंने कहा ना कि जैसे जैसे अन्वेषण चलता गया वैसे वैसे अलग अलग आकार के औजार दिखते गए, अलग अलग प्रकार के औजार मिलते गए उन्हें, ठीक है ना। लगातार खोजबीन लगातार रही। तो अब जैसे जैसे देखो औजारों की जो बनावट थी, उस बनावट में उन्होंने कहा कि यार देखो इतना बड़ा यदि औजार बनाया तो इसका मतलब सबसे पहले बनाया। उसके बाद में जैसे जैसे देखा तो छोटे औजारों का आकार छोटा होता गया, सुगठित होता गया। कैसा होता गया? सुगठित होता गया। तो उनको ऐसे समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि पहले बड़े औजार बनाए, फिर छोटे बनाए, फिर छोटे बनाए, फिर छोटे बनाए। इस प्रकार से लगातार जैसे जैसे मानव की विकास, बुद्धि का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से उसके औजारों का आकार भी क्या है? छोटा होता गया और सुगठित होता गया। तो इसलिए औजारों की बनावट के आधार पर संपूर्ण पाषाण काल को, संपूर्ण पाषाण काल को, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनना, 3 भागों की यदि हम बात करें तो 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले देखो 3 भाग है ना, तो सबसे पहला वाला क्या होगा? सबसे लास्ट पहला क्या होगा? सबसे पुराना होगा। सबसे लास्ट वाला क्या होगा? नया होगा। और बीच वाला हमेशा मध्य का मध्य ही रहता है। तो देखो सबसे पुराना जो है उसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण। क्या कहा गया? पूरा पाषाण। अगली बात समझ। बीच वाले को क्या कहा गया? मध्य पाषाण। क्या कहा गया? मध्य पाषाण। और लास्ट वाला नया नया था इसलिए इसको क्या कह दिया गया? नव पाषाण। क्या कह दिया गया? नव पाषाण। तो पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। फिर बीच वाला क्या है? मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। और लास्ट वाला क्या है? नव पाषाण काल। कौन सा काल है? नव पाषाण काल। तो 3 भागों में इसका विभाजन कर दिया गया। अब यदि हम बात करें ना, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको और याद रखनी है। कौन सी चीजें याद रखनी है? अब हालांकि पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने फिर आगे वर्गीकरण किया है। पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और नव पूरा पाषाण। पूरा पाषाण का भी पूर्व पाषाण का, पूर्व पूरा पाषाण,
मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल और फिर बाद में पाषाण काल। इसका इस तरीके से पाषाण काल का भी हालांकि क्या किया गया, वर्गीकरण। अब किस आधार पे किया गया, अब ध्यान से सुनना। यदि आप कई प्रकार की जो पुस्तकें उठा करके देखते हैं तो इनका समय भी अलग अलग मिलता है। भाई आदि मानव की जहां से उत्पत्ति मानी गई, ऐसा माना जाता है कि आदि मानव की उत्पत्ति सब जो है लगभग 2.5 अरब लाख वर्ष पूर्व के आसपास हुई होगी, ठीक है ना। तो वहां से लेकर के लगभग जो है 10,000 वर्ष तक का जो समय था, इसको पूरे के पूरे को पाषाण काल में रख दिया गया। फिर मध्य पाषाण की यदि हम बात करें तो 10,000 से लेकर के लगभग 4,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय था उसको इसमें रख दिया गया। फिर 4,000 ईसा जो है वर्ष पूर्व का जो समय लेकर के 4,000 साल, ठीक है ना, वहां से लेकर के 1,000 साल तक का। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों में अलग अलग थोड़ा सा वर्गीकरण मिलता है, लेकिन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। अपने विद्वानों ने अपने अनुसार इन चीजों को क्या है कि थोड़ा सा मोल्ड करने का कोशिश किया है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यदि आदि मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आदि मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो आदि मानव की उत्पत्ति हुई है कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल के भी यदि अंदर थोड़ा सा, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और अंदर डिटेल चलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में, कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में, या हम मानते हैं कि परसरी युग, है ना। आगे बात समझ। आदि मानव की विकास यात्रा का मैंने अलग से आपको जो है यूट्यूब पे मेरा पूरा वीडियो मिलेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। जो है मेरे नाम से मैंने पूरी की पूरी मानव विकास यात्रा को समझाया कि किस तरीके से मानव विकास हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉपिक से आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन आपको और मानव विकास यात्रा को समझना है, किस तरीके से मानव का आविर्भाव हुआ है सृष्टि के ऊपर, तो वो आप YouTube के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा उत्कर्ष क्लासेज में, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या, पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। अब पूरा पाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं ना, देखो पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, वो हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको पूरा पाषाण काल थोड़े से मैं स्थल बता रहा हूँ। पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल माने जा सकते हैं कि जिन्हें हम पूरा पाषाण काल में रख सकते हैं। तो स्थल पूरा पाषाण काल के ऐसे कौन से स्थल हैं भारत में जिन्हें हम पूरा पाषाण काल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं पूरा पाषाण कालीन मानी जाती है। एमपी में है, भोपाल से जो है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर के आसपास। उसके अलावा यदि हम बात करें तो डीडवाना क्या चीज, डीडवाना का जो क्षेत्र है वो भी आपका कहाँ का माना जाता है, पूरा पाषाण युग। डीडवाना से कई प्रकार की जो है खुदाई मिली है। डीडवाना आप लोगों को पता है, नागौर, डीडवाना नागौर। फिर यदि हम बात करें इसके अलावा तो जायल की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, जायल की बात कर सकते हैं। जायल भी कहां पर है, नागौर, ठीक है ना। जायल का जो है तालाब, वहां से कई औजार मिले। बूढ़ा पुष्कर, क्या चीज, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम पूरा पाषाण कालीन मान सकते हैं, ठीक है ना। उसकी यदि हम बात करें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल, एक तो आजमगढ़, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं बागौर की, बागौर भीलवाड़ा मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ध्यान से सुन लेना कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, बागौर। फिर यदि हम बात करें तो फिर एक मिलता है आपका सांबर, क्या है, सांबर भी यहां से हमें बात करेंगे, वृक्ष रोपण के साक्ष्य मिलते हैं प्राचीनतम। फिर हम बात कर लेते हैं चिरांद की, चिरांद यूपी की, है ना। चिरांद जहां से हमें हड्डियों के आभूषण मिलते हैं, हड्डी के औजार मिलते हैं। और एक हम बात कर लेते हैं मदहद की, मदहद, ठीक है ना, ये भी यूपी का क्षेत्र है।
आ गई बात समझ में। फिर यदि हम बात करें नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से माने जा सकते हैं, तो नवपाषाणिक में सबसे तो महत्वपूर्ण आपका बनता है देखो बुर्ज-होम। कौन सा? बुर्ज-होम, जम्मू एंड कश्मीर, जहां से हमें गर्तावास में जो है गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। गुफन काल, ठीक है ना, गुफकराल, ठीक है ना। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष क्षेत्र माने जाते हैं। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुमार की गुफा, कुमार की गुफा, कुमार की गुफा। तो ये विशेष रूप से ऐसे कुछ, ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से कुछ ऐसे हैं क्षेत्र जहां से हमें ये नवपाषाणिक स्थल माने जाते हैं। जैसे बुर्ज-होम हो गया, भीमबेटका की गुफाओं को भी कुछ शैल चित्र ऐसे मिले हैं जो है नवपाषाणिक है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां से कुछ चित्र हमें ऐसे भी मिलते हैं जो नवपाषाण काल के हैं। कौन से काल के हैं? नवपाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल है? आजमगढ़ है ना, एमपी बागौर है, राजस्थान में भीलवाड़ा में, सांबर भी जो है 3 जिले लगते हैं, आप लोगों को पता है। नागौर का भी लगता है थोड़ा सा पार्ट, है ना, अलवर का भी, सॉरी जयपुर का भी लगता है, अजमेर का भी लगता है, चिरांद, मदद, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? यूपी में है ना, यूपी से हैं। ये कुछ ऐसे स्थल है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमने बात करी कि कौन कौन से स्थल है। अब हम बात करेंगे बहुत अंदर से, डिटेल से। ये स्थल दोस्तों मैंने आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा पहले बता दिए क्योंकि जो है समय होने वाला था। और अब हम जो है बात करेंगे अगली क्लास में, जब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई, मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई। अब जो जो चीजों का जिनका हम बात करूंगा ना, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये सारे के सारे साक्ष्य हमें यहीं कहीं से मिलते हैं, है ना, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। जैसे हम यहाँ पुरापाषाण में शिवालिक पहाड़ियां भी हम बात कर सकते हैं। क्या? शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां भी पुरापाषाणिक स्थल है। शिवालिक पहाड़ियां ये भी पुरापाषाण कालीन स्थल है, जहां से आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं। हथनोरा, मानव कंकाल, खोपड़ी मिली है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है स्थल हैं, इनको अब हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे थी, क्या क्या चीजें थी, किस प्रकार से आदि मानव का विकास हुआ। सारी की सारी चीजें आपको विद फोटोग्राफ अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।